स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए की गई फुल प्रूफ तैयारी पर पानी फेर दिया है। पुलिस ने दिल्ली के कुख्यात गैंग के मास्टरमाइंड को उसके 3 गुर्गों सहित धर दबोचा, जिन्होंने दिल्ली की तिहाड़ जेल में डकैती की योजना बनाई थी। वहीं पर गिरोह का मुख्य सरगना राजेश बंसल उर्फ मदन है, जिस पर की हत्या के 2 अभियोगों सहित करोड़ों रुपए की डकैती के अभियोग दर्ज किए गए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों पर भी दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र में 10 किलो से अधिक सोने की डकैती सहित कई अन्य अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। देखिए 24 तारीख की देर शाम को श्री प्रणव सोइन जी है, उनका घर है राजपुर रोड पर। वहाँ एक चंद्रलोक कॉलोनी में 3 अज्ञात लोग वहाँ घुस जाते हैं और उनकी जो बुजुर्ग माता जी हैं और एक नौकरानी थी वहाँ पर, उसको डरा धमकाकर तमंचे के बल पर जो है बंधक बनाकर उनके लूट का प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ उनके घर पर कोई ऐसा उनको कैश नहीं मिलता है। इस दौरान बाहर पड़ोसी लोग को कुछ जानकारी ऐसी कुछ होती तो उनको देखकर ये बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। समस्त घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर, निरीक्षण करने पर यह पता चला कि 3 व्यक्ति घर के अंदर आए थे और एक व्यक्ति कहीं बाहर गली में खड़ा था जो रेकी कर रहा था। और इसके बाद जो पुलिस टीम को इसमें लगाया गया था, पुलिस टीम ने जो हमारे मुखबिर तंत्र हैं और जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह आई, उसको फॉलो करते हुए हम दिल्ली में ऐसा पता चला कि गैंग के सदस्य जो दिल्ली में सक्रिय हैं, पूर्व में भी वहाँ पर लूट, डकैती और हत्या के केसेस उन पर दर्ज है और ये वर्तमान में बाहर है और तिहाड़ जेल में एक साथ बंद रहे। इसके आधार पर ये टीम द्वारा दबिश देकर इसमें अभी 4 लोग को अरेस्ट किया गया, जिसमें जो राजेश और बंसल उर्फ मदन है, ये जो है मास्टरमाइंड है और इस पर काफी सारे मुकदमे दर्ज है। साथ ही साथ इसका साथी जो रिंकू है, वो भी डकैती के मामले में वहां पर इस पर मुकदमा दर्ज है। इसके 2 अन्य साथी जिन्होंने इसकी मदद करी थी, एक संजीव नौकर है जो इनके घर में पूर्व काम करता है, इसने भी पूरी रेकी करने में मदद कराई। और साथ ही साथ जो इसमें सागर करके है, ये पहले से वादी जो है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और इन परिवार को भली भांति जानता था। टोटल इस घटना में अभी तक 7 लोग का नाम प्रकाश में आया है, जिसमें से 4 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस घटना में 2 मोबाइल जो घर से ले गए थे वो बरामद हुए, 2 तमंचे जिसके बल पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वो बरामद हुए और साथ ही साथ जो 2000 रुपए गए थे उस सीरीज के 1100 रुपए इनकी जेब से बरामद हुए हैं। तो देखा जाए तो जो माल की रिकवरी या माल कहेंगे बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन घटना जो थी वो सनसनीखेज थी और इस कारणों से जो है इस पर टीम को बड़ी तत्परता से लगाया गया था। और इसमें अब जो लूट की घटना में चूंकि 5 से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित पाए गए, तो उसको डकैती की धाराओं में चेंज करके आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, जिस तरह की बड़ी फुलप्रूफ व्यवस्थाओं से आएगी, क्या यही टारगेट था या कुछ और भी टारगेट? नहीं, ये टारगेट इनका यही था, क्योंकि लगातार इसमें यहाँ पर इनके द्वारा रेकी भी की गई थी पूर्व में। इसके द्वारा जो घर का नौकर, इससे भी जानकारी की गई, जो सागर करके है जो इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, जिसने पूरी सूचना दी। तो ये 2-3 महीने से इसमें लगातार इसमें प्रयासरत थे घटना को करने के लिए। और इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से दिल्ली से चल के आया और गाड़ी कहीं सीसीटीवी फुटेज बनाया है, तो गाड़ी को हरिद्वार में ही वहां पर पार्क कर दिया गया था और बस से यहाँ पर पहुंचे थे। और यही घटना करने के बाद जब ये भागे तो इसके बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस से ही वापस वहां पर हरिद्वार गए। सर, इनको अंदाजा कुछ ज्यादा था? हाँ, जो इनको सूचना थी कि काफी सारा कैश ज्वेलरी घर पे मिलेगा, चूंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी है और काफी पैसे वाले लोग हैं, तो इनको ये अंदाजा था कि काफी सारा माल यहाँ पर मिलेगा। लेकिन चांस ऐसा रहा कि उनको घर पे कोई ऐसा ज्वेलरी और बहुत ज्यादा कोई कैश नहीं। लक्सर के बहादुरपुरा डेरा गांव निवासी एक लड़की की शादी लगभग 1 वर्ष पहले ज्वालापुर के मोहल्ला धीरावाली में हुई थी। लड़की के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। कई बार मारपीट करने के बाद ससुराल वालों ने विवाहिता को घर से निकाल दिया, जिसके बाद कि वो किराए के मकान में रहने लगी और इस दौरान उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो विवाहिता का देवर उसे गंभीर हालत में मायके वालों के पास छोड़ गया। खराब हालत देखकर परिजनों ने तत्काल ही इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां विवाहिता ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली। जिसके बाद कि परिजनों की ओर से पूरे मामले की शिकायत लक्सर पुलिस से की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पंचनामा भरकर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। राज्य में वनों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। नई टिहरी में वन में लगी भीषण आग डीएफओ टिहरी के आवास तक पहुंची। वहीं पर जिला न्यायालय के समीप आगे के पहुंचने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं पर नई टिहरी के पिकनिक स्पॉट के समीप बने वन विभाग के वन चेतना केंद्र का ग्लास हाउस जंगल की आग से जलकर राख हो गया।
डीएफओ के बंगले के पिकनिक स्पॉट के समीप जंगल में आग के बीच में फंसी गाय और उसका बछड़ा एक स्थानीय व्यक्ति विजय भंडारी और रीना देवी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इन दोनों को आग से बचाया। आग लगी थी चारों तरफ जंगल में ना, तो सारे विभाग को पता था कि ऊपर गाय रहती है, है ना। हमारी मैडम की यहाँ पे स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी पे भी आग लग गई। वो लोग उधर से बोल रहे हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, जल्दी जल्दी नीचे भागो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि गाय को बचाना है या बचा लो, है ना। हम दोनों जने अपनी जान जोखिम में डाल के उधर के जंगल पीछे के रास्ते गए, टैंक से होते हुए हमने अपनी गाय और बछड़ा बचा लिया है ना। अब हम इसे ला रहे हैं। हम इतने पहले से लगे थे, आवाज मारी, हमारे फोन में ऊपर ना नेटवर्क ना हमें इतनी फुर्सत थी, हमें दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि कैसे चारों तरफ बंगले की आग लगी हुई है। हमने पानी से बड़ी मुश्किल से वो काबू किया, एक तरफ से रास्ता निकाला, अंदर गए और अपनी गाय बचा ली भैया। ये बहुत बड़ी बात, भगवान का सहयोग रहा हमारे साथ और गाय माता का। तो आग कब से लगी हुई थी यहाँ? आग तो मेरे ख्याल में इसमें सुबह से आग लगी है, सुबह से देख रहे हैं। ये तो जब नाक पे पहुंच गई तो तब जाके जी चलो चलो। वन विभाग का ऑफिस भी अरे सब कोई विभाग नहीं है जागृत, सब सोए हुए। हाँ, यहाँ आदमी को खुद अपनी जान पे बचना है, बचो भाई, नहीं तो मरो, ये है। तो क्या किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही पूरी प्रशासन की है, किसी एक आदमी की थोड़ी ना कह सकते हम, है जी। हम क्यों बोलें कि डीएफओ साहब का है या उसका है, किसका पर्सनल मैटर नहीं है। हमारा मैटर था, हम अपनी चीज बचा ली बस, बाकी ये तो प्रशासन देखना चाहिए भाई। तो चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना है और इसके तहत प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जनपदों में बारिश की उम्मीद है। वहीं पर बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं पर पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में सूर्य की तपिश से लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज से बारिश की संभावना जताई है। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी रहेगी, और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहाँ पे हिल्स में ही मैं कहूँगा कि जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में। कल भी स्थिति ऐसे ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। लेंस में मैं कहूँगा कि एका दुका जगहों में लेंस में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने चाहिए। तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। इसी तरह 31 में और 1 में भी रहने वाली एक्टिविटी। तो मैं कहूँगा कि 30 से आगे जो है काफ़ी राहत मिल जाएगी, टेम्परेचर में राहत मिलेगी और जो रेनफॉल एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। उत्तराखंड सरकार देहरादून से काठमांडू तक हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से काठमांडू से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। वहीं पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि प्रदेश सरकार एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और ये इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड से पड़ोसी देश नेपाल के लिए अब जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इस सेवा के शुरू होने से नेपाल से भारत के संबंध और मजबूत होंगे। संबंध भी प्रगाढ़ हुए और दोनों देशों का टूरिज्म भी बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ बाबा केदारनाथ हैं, वहीं पर नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। दर्शनार्थी दोनों स्थानों पर
जाते हैं, क्योंकि एक ही स्वरूप दोनों स्थानों पर अलग अलग भाग में है, तो श्रद्धा के कारण और सबका दोनों तरफ आना जाना होता है। नेपाल से पहले भी हमारे महत्वपूर्ण संबंध है, इससे और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। चारधाम यात्रा और वहीं पर पर्यटन सीजन को देखते हुए खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का छापेमारी अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीमों द्वारा राज्य के अलग अलग जनपदों में मिलावटखोरों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा प्रदेश भर में बड़ी संख्या में सैंपल लेने के साथ ही मिलावट कर रहे प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी ने कहा है कि राज्य में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान की कमान उपायुक्त खाद्य मुख्यालय जीसी कंडवाल को सौंपी गई। उनके नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित खाद्य निर्माण इकाइयों, थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की चेकिंग भी की जा रही है, जिसमें कि पुलिस प्रशासन की मदद से मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं पर मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए उत्तराखंड से धनराज गर्ग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, बताइएगा, जिस तरीके से लगातार प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर दिख रहा है, मिलावटखोरों के खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई होते हुए दिख रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो इस दौरान कहने के देखने में आता है कि जो मिलावटखोर होते हैं वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मिलावटखोरों पर अब प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा विभाग है और औषधि विभाग है वो संयुक्त रूप से एक अभियान चला रहे हैं और ऐसे मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल भी जो औषधि विभाग है और उसके साथ ही जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया था और लगभग 10 क्विंटल पनीर पकड़कर जो डुप्लीकेट पनीर बना हुआ था उसको नष्ट किया है। इसी तरीके से लगातार जो खाद्य विभाग की टीम है वो ऐसे जो मिलावटखोर हैं, यानी कि मिठाइयों में मिलावट करते हैं, अन्य चीजों में मिलावट करते हैं, उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं और जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और देखिएगा कि जो चारधाम यात्रा चल रही है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं कि इस चारधाम यात्रा में किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए भी तमाम व्यवस्था की जाए। तो उसी की कड़ी का ये भी हिस्सा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो मिलावट का सामान खाएं। इसी कड़ी में ये अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर ये बताइएगा धनराज, कितनी दुकानों को सील किया गया है, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई है? बिल्कुल सिपन, देखिए जो विभाग है सुरक्षा खाद्य सुरक्षा विभाग वो लगातार ऐसे जो डेयरी वाले हैं या पनीर वाले हैं या फिर दूध में मिलावट करने वाले हैं ऐसे लोगों पर लगातार शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि कल विकास नगर में पूरा अभियान चलाया गया था और चेकिंग अभियान भी उसमें चलाया गया था, जिसमें पनीर मिलावटी पनीर भी जब्त किया गया था जिसको नष्ट भी किया गया है। और इसी तरीके से दुकानों वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है, मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि कोई भी इस तरह की नशे की चीज या फिर मिलावटखोरी की चीज ना बिक सके। और इसके लिए लगातार प्रशासन ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर रहा है, क्योंकि अभी तक नोटिस जारी किए गए हैं और यदि नोटिस के बाद भी वो लोग नहीं सुधरते हैं तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों की दुकानें भी सीज की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज गर्ग अपडेट कर रहे थे कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा लगातार जारी है, ज्यादा से ज्यादा पर्यटन जो है वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इसी बीच में कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर मिलावटखोरी जो है वो यहाँ पर अलग अलग चीजों में, खाने वाली जो चीजें हैं उनमें मिलावटखोरी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कि प्रशासन अब सख्त होता नजर आ रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई जो है वो लगातार अमल में लाई जा रही है। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ का यात्रा मार्ग जो है वो इन दिनों श्रद्धालुओं के साथ ही हिमालयी फूलों से गुलजार हो गया है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जहाँ भगवान रुद्रनाथ के एकानन रूप के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, वहीं पर यात्रा मार्ग के नैसर्गिक सौंदर्य को देख अभिभूत हैं। वहीं पर चमोली जिले में समुद्र तल से
11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा पंच केदारों में सबसे कठिन है, लेकिन यहाँ करीब 18 किलोमीटर की पैदल दूरी की जो लोग हैं वहां पर शिव भक्तों की श्रद्धा इन दिनों भारी देखने को मिल रही है। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अनुसार इन दिनों प्रतिदिन यहाँ 300 तीर्थयात्री भगवान रुद्रनाथ के दर्शन को पहुंच रहे हैं, जिससे कि इन दिनों रुद्रनाथ पैदल मार्ग श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार हो गया है। और इसके साथ ही इन दिनों यात्रा मार्ग पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खिलने वाले सफेद बुरांश के फूलों के साथ अन्य हिमालयी फूल खिलने लगे हैं, जिससे यात्रा मार्ग का जो सौंदर्य है वो श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। काउंटिंग की तैयारी को लेकर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है, तो वहीं पर दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस ने भी मतगणना से जुड़ी अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट को भाजपा बहुमत के साथ जीतने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर मतगणना की तैयारी भी की जा रही है। वहीं पर जिला स्तर, विधानसभा स्तर, मंडल स्तर और लोकसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं को मतगणना अभिकर्ता के रूप में मतगणना केंद्रों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मतगणना से जुड़ी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 5 लोकसभा सीट के उम्मीदवार और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा कि 30 तारीख को जो भी पोलिंग एजेंट है उनका प्रशिक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि अब नई टेक्नोलॉजी और बातें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए 30 तारीख का दिन तय किया गया जब पोलिंग एजेंट का प्रशिक्षण किया जाएगा। रूप से 5 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है और उसको लेकर के मतगणना की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी की जा रही हैं। हमारी जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और लोकसभा स्तर पर अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं को मतगणना अभिकर्ता के रूप में वहां पर मतगणना केंद्र में भेजा जाएगा और निश्चित रूप से जो 4 जून होगा उस दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत मिलने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यार है माननीय अध्यक्ष जी ने सारे हमारे 5 के 5 जो उम्मीदवार हैं उनसे भी चर्चा की है, उनको पत्र भी लिखा है और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा है कि 30 तारीख को जो भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं उनका प्रशिक्षण कराया जाए। मतगणना में हम क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई बातें सामने आ रही हैं, तमाम तरीके की बातें आ रही हैं और फार्म 17C लेके भी लोग भाग जाएंगे जो पोलिंग एजेंट हों, काउंटिंग एजेंट होंगे। तो इसके लिए हमने 30 तारीख का दिन नियत किया है और सबसे बात हो रही है और 30 तारीख को हम पोलिंग एजेंट का प्रशिक्षण कराएंगे। हल्द्वानी शहर के चौराहों की चौड़ीकरण की जद में आ रहे 50 साल से अधिक पुराने लगभग 11 वृक्षों को शिफ्ट किया जाएगा। इन वृक्षों को चिन्हित करने के लिए प्रशासन, वन विभाग और लोनिवी के संयुक्त सर्वे किया गया है। वहीं पर डीएम के निर्देशानुसार शहर के प्रमुख 13 चौराहों और तिराहों का चौड़ीकरण और विकास किया जाना है और इस चौड़ीकरण में कई सड़कों और चौराहों पर पुराने वृक्ष आ रहे हैं। हाल ही में हुई बैठक में डीएम ने इन वृक्षों को काटने के बजाय शिफ्ट करने के निर्देश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रशासन, राजस्व, वन विभाग की संयुक्त टीमें सर्वे भी कर चुकी हैं, जिसमें कि मंडी पुलिस चौकी, मंदिर, कालू सिद्ध मंदिर और नारीमन चौक काट गोदाम शामिल है, जिसमें कि 50 साल पुराने पीपल, पाखड़ के लगभग 11 वृक्षों को चिन्हित किया गया, जिन्हें कि गोलापार के गंगापुर, कबडाल में निर्माणाधीन गौशाला में रिलोकेट की जाएगा। बता दें कि सर्वे में वृक्षों की मोटाई और आदि का जायजा लिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में वृक्षों की शिफ्टिंग कर सहमति बनेगी और अब विशेषज्ञों की राय और सलाह मशवरा जो है वो लिया जाएगा। साथ ही वृक्षों को शिफ्ट करने की लागत, इस्तेमाल होने वाली मशीनों, समय आदि का भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। देखिए, जो चौराहे चौड़ीकरण का और रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, इसमें कुछ पेड़ जो हैं वो सड़क के मध्य में और विस्तारीकरण जहाँ पे हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। तो लगभग 250 के आसपास पेड़ हमारी की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के।
और इसमें जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कल कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे जो पेड़ वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं। अगर शिफ्टिंग के लिए अगर पेड़ सक्सेस होते हैं और योजना इस तरह की बनती है तो फिर इसको जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है उसमें शिफ्ट करने का योजना बनाई जाती है। सर चौड़ीकरण कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? अभी मुख्यतः हमारे 13 चौराहे का चौड़ीकरण है। इसके साथ ही नारीवन से लेकर के जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन का चौराहा है वहाँ तक का और रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक का चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। कुछ स्थानों पर क्योंकि माननीय न्यायालय का स्टे भी है तो उसको भी देखते हुए अभी कुछ स्थानों पर काम बंद है। सड़कों का चौड़ीकरण तो सड़कों के किनारे की स्थिति बनती है, आजकल सीजन भी काफ़ी पीक पर है। देखिए समय समय पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है और क्योंकि इस समय सीजन का टाइम भी है तो निश्चित तौर पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।